हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टूडेंट्स, नाबार्ड ग्रेड 2024 की हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग 75% ओवर हो चुका है, क्योंकि फेज 2 हो चुका है। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है, खासकर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने शायद इस बार नाबार्ड पहली बार सुना होगा, या फिर वो अभी अपने ग्रेजुएशन में है, या फिर आप अपने ग्रेजुएशन को शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के किसी में भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन में है, या फिर इस बार आपने नाबार्ड ग्रेड ए प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया है, या फिर देना था बट नहीं दे पाए, कुछ भी कंडीशन है, दिया बट नहीं हुआ। सो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये समझना कि आप नाबार्ड 2025 को कैसे अभी से बहुत अच्छे से टारगेट कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, सो आज हम जानेंगे इस पूरी वीडियो में, थोड़ी सी ये डिटेल्ड होगी क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, और एक चीज ये समझेंगे कि नाबार्ड 2025 के लिए प्रिपेयर करना अभी से क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सारी बातें समझेंगे आज अपनी इस वीडियो में, डिटेल्ड वीडियो में। सो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ऐसे क्या रीजन है कि जिसके वजह से हमको नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। मैं हमेशा बात करता हूँ कि सबसे पहले अगर हमें ये क्लियर है, if y is clear to us, if y is clear to us, then how will be easy। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर वाई आपको क्लियर है तो आपका हाउ हमेशा इजी होने वाला है। मतलब क्यों अगर प्रिपेयर करना है ये बहुत अच्छे से पता है, तो कैसे प्रिपेयर करना है ये आप अच्छे से पता लगा ही लेंगे। तो सबसे पहले एक बड़ा रीजन आता है दोस्तों, वो है सैलरी का। और सैलरी डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट रीजन होती है, हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सो यहाँ पे आप देखिए, ग्रेड ए लेवल पे ज्वाइनिंग होती है, ग्रेड बी में कभी कभी पोस्ट आती है, अभी तो काफी टाइम से नहीं आई है, बट अगर आप ऐसे समझे इसको, आरबीआई ग्रेड बी पे रिक्रूटमेंट करता है, नाबार्ड ग्रेड ए में रिक्रूटमेंट करता है। और अगर आप दोनों की सैलरी देखेंगे तो आप देखिए, ग्रॉस सैलरी यहाँ पे 98,000 से 1 लाख रुपीज होती है, यहाँ पे 1,42,000 तक ये रहती है। नेट सैलरी इन हैंड जो अभी है वो 81,000 तक है, और ये 1 लाख तक है। बट एक चीज मैं आपको यहाँ पे फिर से बता दूं कि ये जो सैलरी है ये रिवाइज होनी है, अभी तक वेज रिवीजन नहीं हुआ है, जो कि हो जाना चाहिए था कब, नवंबर 2022 में। सो ये रिवीजन हो जाना चाहिए था, और रिवीजन में हमने हमेशा देखा है कि लगभग नियरली 20 to 25 के सैलरी इंक्रीज हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तब तक ये सैलरी इंक्रीज होके 125 के तक हो चुकी होगी। सो ये आपको ध्यान रखना है। सो ये सैलरी है, डेफिनेटली एक सबसे बड़ा रीजन हमारे लिए होता है कि सैलरी अच्छी होनी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रेपुटेशन वाली बात है, तो वो भी डेफिनेटली इससे आती ही है। सेकंड चीज है अलाउंसेस। तो अलाउंसेस तो बहुत सारे हैं, उनको भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बट आप ये देख सकते हैं, घर रहने के लिए बहुत अच्छा सा फ्लैट मिलता है, एकोमोडेशन मिलती है, बट अगर नहीं मिल रही है किसी जगह पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे पोस्टिंग हमेशा कैपिटल में ही होती है, स्टेट कैपिटल्स में ही होती है, तो स्टेट कैपिटल में तो सारी चीजें अच्छी होती है। सो 20,000 से 25,000 तक एचआरए मिलता है। कन्वेंस अलाउंस है 150 लीटर ऑफ पेट्रोल, वो भी इंक्रीज होना है। टेलीफोन, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, हाउस होल्ड अलाउंसेस, एलटीसी, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं, ब्रीफ केस, स्पेक्स अलाउंस, टैक्स कूपन्स, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती है। अलाउंसेस बहुत सारे होते हैं। दिस इज फॉर द नाबार्ड ग्रेड ए। देन अगर हम बात करेंगे पोस्टिंग्स की, जो हम कहते हैं कि सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, क्योंकि सैलरी जब हम कहते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी आती है, तब उसके बाद आती है पोस्टिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, ऑल इंडिया लेवल पे पोस्टिंग होगी, बट पोस्टिंग हमेशा कहाँ होंगी, स्टेट कैपिटल में। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम बात करें बैंक्स की, तो बैंक्स में आप सभी को पता है कि बैंक्स में रूरल पोस्टिंग्स भी होती हैं, बट यहाँ पे रूरल पोस्टिंग्स नहीं है, यहाँ पे स्टेट में ही, आपकी स्टेट की कैपिटल में ही आपकी मैक्सिमम टाइम पोस्टिंग होगी। रूरल में भी अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो डीडीएम में उसमें मौका मिलता है। ट्रांसफर्स होते हैं जनरली इन द इंटरवल ऑफ 4 to 5 ईयर। और सबसे बड़ी बात है कि डीडीएम लेवल की जो पोस्टिंग्स होती हैं वो फील्ड लेवल पे होती हैं, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल पे आपकी पोस्टिंग होती है, और वो काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। सो अगर आप देखेंगे कि जो पूरी जॉब है वो पॉलिसी मेकिंग, प्लानिंग एंड इस चीज की ही है, तो डीडीएम लेवल पे भी जब होती है तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स को हेड करना, बीएलबीसी, डीएलटीसी, एसएलबीसी, ये सारी मीटिंग्स को हेड करना, यही डीडीएम के काम होते हैं, जिसमें स्टेट फंक्शनरी से लेके बैंक सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो काफी एक अच्छी, हम कह सकते हैं, प्राउड एंड रिस्पेक्टेड जॉब होती है। तो ये सेकंड एक इंपॉर्टेंट रीजन था पोस्टिंग वाला। देन उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आप स्टूडेंट ही हैं। हर साल ये नोटिफिकेशन आता है, 2015 से लेके 2024 तक अगर आप देखेंगे तो हर साल नोटिफिकेशन आता है। सो आपको अभी से बिना कुछ सोचे इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्यों इसको करना है, क्योंकि हर साल क्या होता है, आप नोटिफिकेशन से पहले देखेंगे तो स्टूडेंट्स यही डिस्कस करते हैं क्या इस बार नोटिफिकेशन आएगा या नहीं।
तो दोस्तों इन सारी बातों पे डिस्कस करके कोई बड़ा फायदा होता नहीं है, क्योंकि हर साल ही नोटिफिकेशन आता है। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखिएगा 2020 से लेकर 2024 तक, जब भी नोटिफिकेशन आया है उसके 3-4 दिन पहले या 1 महीने पहले की वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं ये डिस्कशन मिल जाएगा कि ये डाउट है कि नोटिफिकेशन इस साल आएगा कि नहीं आएगा। ये डाउट इसलिए होता है क्योंकि आईबीपीएस की तरह यहाँ पे कैलेंडर नहीं दिया जाता है, तो इसलिए ये क्लियर नहीं होता कि कब आएगा। तो एक वो हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी बनी रहती है। बट मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, बेस्ड ऑन दिस हिस्टोरिकल डेटा आपको देख सकते हो कि वो इतनी अनसर्टेनिटी है नहीं, हर साल ही नोटिफिकेशन आ रहा है। अभी जैसे एफसीआई इंस्टीट्यूशन है या बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, सेबी है, हर साल वो नहीं लेके आते हैं, तो वो थोड़ा सा रहता है कि हाँ जब नोटिफिकेशन आएगा तभी आएगा यहाँ पे, बट हर साल ही नोटिफिकेशन आता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब कब आएगा नेक्स्ट ईयर वो अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगेन कोई ट्रेंड नहीं है। ओके, और ऐसा कोई हम इसको देख के भी ट्रेंड नहीं बना सकते, कभी भी आ सकता है। इट डिपेंड्स कि पहली साइकिल कब ओवर होती है और दूसरी साइकिल कब वो शुरू करना चाहते हैं। ओके, सेकेंड चीज है कि कितने स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं। तो अगर आप देखोगे 2021 से लेके अभी तक ये ना डिक्रीजिंग ट्रेंड में चल रहा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर साल डिक्रीज होते जा रहे हैं। आप देखो 2021 में 71,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 2022 में 60,000 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, 2023 में आपका इनकी सरी तो बढ़ गया। ये इसलिए बढ़ गया था क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रीम में वैकेंसीज नहीं थी, सिर्फ सारे बच्चों ने जनरल स्ट्रीम में ही फॉर्म को फिल किया था, इस वजह से ये हुआ था। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2024 में, तो ये 69,989 बच्चों ने फॉर्म फिल किया, सारी स्ट्रीम्स मिला के। आप देखो डिस्पाइट ऑफ इतनी सारी अवेयरनेस हम कह सकते हैं, सिर्फ इतने ही बच्चों ने फॉर्म फिल किया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत सारे फॉर्म फिल होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होते जा रहे हैं, और उसके बाद जो अपीयर होते हैं वो और नंबर कम होता है। आप देखिए हर जगह आपको जितने एप्लीकेशन थी और उसके बाद कितने बच्चे देने गए उसमें काफी डिफरेंस है। मेंस के लिए तो 1:25 के रेशियो में सिलेक्शन होता है, फिर 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। तो ये आगे की प्रोसेस तो फिक्स्ड है। तो इसलिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा एग्जामिनेशन है जहाँ पे इतना कंपटीशन अभी नहीं है। इस बार अगर आप देखेंगे तो ये डिसिप्लिन वाइज हमने दिया है कि कहाँ कितनी एप्लीकेशंस थी और कितनी वैकेंसीज हैं और क्या कंपटीशन लेवल है। तो आप ये भी देख सकते हैं, हालांकि ये है नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के बेसिस पे, और मैंने वही बताया कि कंपटीशन तो होता है एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के बेसिस पे। वो डेटा भी जब हमारे पास आएगा हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट बाय द टाइम आप इसको देख के समझ सकते हैं। ओके, देन एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है आगे कि कौन इसमें एलिजिबल है। तो एक कट ऑफ डेट डिसाइड की जाती है, जनरली वो उस मंथ की फर्स्ट डेट होती है जिस मंथ में नोटिफिकेशन आता है। तो इसमें एज आपकी 21 से लेके 30 ईयर के बीच में होनी चाहिए ना, जिस भी ईयर के मंथ में नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड हो जाएगी। ओके, एकेडमिक क्लासिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, तो जनरल स्ट्रीम में किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है तो आप एलिजिबल है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रीम के लिए आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ओके, सो अगर वैकेंसीज देखेंगे इस बार, आप देखेंगे इतनी सारी वैकेंसीज आई थी, 17-18 स्ट्रीम्स में वैकेंसीज थी। जनरल जिसमें कोई भी ग्रेजुएट एलिजिबल है, सीए तो इसके लिए सीए एलिजिबल थे, फाइनेंस जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन फाइनेंस में है, आईटी जिनका बीटेक आईटी में है, एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री में बीवीएससी या फिर बीएससी एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज में बीएफएससी जिसको हम बेसिक बैचलर ऑफ फिशरी साइंस बोलते हैं, सिमिलरली फूड प्रोसेसिंग फॉरेस्ट्री, प्लांटेशन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसीज थी, और इनमें स्पेसिफिक स्ट्रीम्स में ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि वैकेंसीज भी बहुत सारी आती हैं। ये यहाँ पे हमें वो प्रोवाइड करता है कि अगर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन है तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है, अगर नहीं है तो जनरल में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। तो ये बहुत ब्रॉड हम कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी अपने साथ लेके आता है। उससे पहले आप देख सकते हैं कुछ कम वैकेंसीज थी, बट अगेन कुछ कम स्ट्रीम में वैकेंसीज थी, नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा थी, बट डिफरेंट स्ट्रीम्स यहाँ पे थोड़ी सी कम थी। तो हर साल ही थोड़ा बहुत वेरी करता है। ओके, अब आ जाते हैं कि सिलेक्शन होगा कैसे। तो दोस्तों सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें 3 फेज है। उसको अगर ब्रॉडली आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले प्रीलिम्स है जो क्वालिफाइंग है, देन मेंस को अगर हम थोड़ा सा फर्दर डिवाइड कर दें तो यहाँ पे क्या होता है, पहला पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का, जिसमें अगर हम बात करें 100 मार्क्स का इसका वेटेज होता है। देन होता है ऑब्जेक्टिव पेपर 2 जिसका 50 मार्क्स का वेटेज होता है। देन होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर 2 जिसका 50 मार्क्स का वेटेज होता है। और उसके बाद आती है बात इंटरव्यू की, जिसका अगेन वेटेज कितना होता है, 50 मार्क्स का। तो ये यहाँ पे वेटेज रहता है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इसको क्लियर करना है, तो सबसे पहले तो प्रीलिम्स, ये डिफिकल्टी इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है ना। ये इसलिए डिफिकल्ट माना जाता है कि यहाँ पे रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, कंप्यूटर भी है, क्वांट्स भी है, डिसीजन मेकिंग भी है, जनरल अवेयरनेस भी, ईएसआई भी है और एआरडी भी है। इसलिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एज्यूम किया जाता है। बट मैं एक चीज आपको बता दूं
इसमें क्या है, आप देखेंगे ये 5 जो सब्जेक्ट्स हैं ये कैसे हैं, क्वालिफाइंग है, और ये 3 सब्जेक्ट कैसे हैं, ये मेरिट सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि ऐसा एग्जामिनेशन जिसको प्रिपेयर करते टाइम आप बहुत सारे एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो वो कौन सा एग्जामिनेशन है, नाबार्ड का। क्योंकि आपको इतने सब्जेक्ट्स कहीं नहीं मिलेंगे। अब देखिए ये क्वालिफाइंग है, तो मतलब इसमें आपको खाली कट ऑफ क्लियर करनी है, इनके स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन फेज 2 के लिए होगा कि नहीं होगा ये तय होगा। तो वो कौन से, एआरडी है, ईएसआई है, जी है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जिन स्टूडेंट्स का रीजनिंग और क्वांट्स बहुत अच्छा है वही बाजी मार जाएंगे, वो तो उन्होंने पहले ही क्वालिफाइंग कर दिया। तो इसलिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेपर पैटर्न बहुत स्पेसिफिक है। आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बट अगर आपका ईएसआई जीए ईआरडी अच्छा है तभी आपका सिलेक्शन होता है। तो ये अभी से प्रिपेयर करने की बात होती है, क्योंकि जनरल अवेयरनेस या फिर इन सारी चीजों की रीडिंग हैबिट आपकी पहले से होनी चाहिए, है ना। तो ये प्रीलिम्स के लिए था। अब अगर हम मेंस की बात करेंगे, तो मेंस में आप देखिए पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। पेपर 1 जनरल इंग्लिश होता है, जिसमें इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के 3 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड प्रेसी राइटिंग, ओके। एंड दूसरा पेपर होता है जर्नलिस्ट के लिए एआरडी एंड ईएसआई, स्पेशलिस्ट के लिए होता है उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव के 30 क्वेश्चन आते हैं, है ना, 50 मार्क्स के होते हैं। उसमें 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, और 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, एंड साथ ही साथ इसके इसमें क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कि 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 3 क्वेश्चन बेसिकली आपको मिलते हैं। सिमिलरली 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 क्वेश्चन वहां पे भी मिलते हैं आपको, कोई भी 2 अटेम्प्ट वहां पे करने होते हैं। ये इसका एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ओवरनाइट आप प्रिपेयर कर लेंगे, 1 महीने में प्रिपेयर कर लेंगे, है ना, थोड़ा पहले से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको आप जितना पहले प्रिपेयर करेंगे आपको उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं। और किस सब्जेक्ट से प्रिपेयर करना है ये तो आप बहुत बाद में डिसाइड कर पाएंगे। तो पहले तो आपको एआरडी ईएसआई जीए सब अच्छे से ही पढ़ना है। आपको ये मान के चलना है कि आपको जनरल के लिए प्रिपेयर करना है, एक्सेप्ट फॉर द फाइनेंस और आईटी स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को तो ये मान के चलना है कि आपको जनरल के लिए प्रिपेयर करना है। न सिर्फ आपका इसके प्रिपरेशन की वजह से एएफओ बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, बल्कि कोई भी एग्जामिनेशन आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देन इसका सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो सिलेबस देने से बेनिफिट ये होता है कि आपको पता होता है कि आपको क्या पढ़ना है। बहुत स्पेसिफिक भी सिलेबस नहीं है, बहुत टू द पॉइंट है। उन्होंने बहुत मिनिमम चीजों को दिया है, और कैसा दिया है कि ओवरव्यू टाइप का। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर बहुत इन डेप्थ है। तो जो स्टूडेंट्स नॉन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, उनके लिए तो बहुत समझने की बात है। ये वैसा सिलेबस है जैसा हमारा 8th क्लास में सोशल साइंस में एग्रीकल्चर चैप्टर होता था। बस यहाँ पे क्या है, उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री भी ऐड किया, पोल्ट्री भी ऐड किया, हॉर्टिकल्चर भी ऐड किया, सारा थोड़ा थोड़ा सा ऐड किया, तो बेसिक हो पाया। सिमिलरली ईएसआई है। अभी ईएसआई क्या होता है, बच्चे इकोनॉमिक्स सोच के डर जाते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स नहीं है। ये क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज ना। तो ये सोशल इश्यूज से रिलेटेड है, तो इसको इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। एक होती है कट ऑफ की बात। तो कट ऑफ तो अभी 2024 की नहीं आई, क्योंकि वो पूरी रिक्रूटमेंट साइकिल ओवर होने के बाद होती है, अभी 2023 की है। अब आप कट ऑफ भी यहाँ पे देख सकते हैं, कट ऑफ काफी कम जाती है। क्वांट्स में 3 मार्क्स, रीजनिंग में 3 मार्क्स, इंग्लिश में 10.25, डिसीजन मेकिंग में 1.5, कंप्यूटर में 2.75, जीए में 2.75, ईएसआई में 3.5, एआरडी में 4.25। अभी देखिए आप कट ऑफ देखेंगे कितनी कम है, बट यहाँ पे क्या है, ये जो 3 सब्जेक्ट है नीचे के, इनमें मार्क्स आपके ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि भले ही सेक्शनल कट ऑफ कम है, बट टोटल कट ऑफ तो बहुत ज्यादा है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा। सिमिलरली आप देख सकते हैं 2021 एंड 22 में भी तो कट ऑफ भी कोई बहुत ज्यादा नहीं जाती। तो कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे बहुत ना, वो कंपटीशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बट अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट्स में करने हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज है ना, यही सबसे बड़ा चैलेंज है। देन फेज 2 की कट ऑफ की बात करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं, इसको भी मैं डिस्कस नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि ओवरऑल कट ऑफ होती है। देन पेपर 1 डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की कट ऑफ है, पेपर 2 ऑब्जेक्टिव की कट ऑफ है, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव की कट ऑफ है ना। तो ये 100 मार्क्स का है, ये 50 मार्क्स का है, और ये 50 मार्क्स का है। और फाइनल इंटरव्यू मिला के तो ये 250 हो जाता है, तो 50 मार्क्स का इंटरव्यू भी होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे कैसे कट ऑफ वेरी करती है। हालांकि कट ऑफ कोई इंडिकेशन नहीं होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, बस ये बताता है कि इन जनरल कैसा या ट्रेंड रहता है, क्योंकि कट ऑफ डिपेंड करती है पेपर के लेवल पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, है ना। और ये बहुत डिपेंड करता है, जैसे इस बार अगर आप देखेंगे एक ही शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ, इससे पहले दो दो शिफ्ट में एग्जामिनेशन होते थे। ये भी थोड़ा सा देखने की बात है, ओके। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2025 में है दोस्तों, अभी अक्टूबर का मंथ एंड होने वाला है ना। अभी तो आज अगर हम बात करेंगे 22 23,
चल रही है। बट अभी आप सभी को पता है धीरे धीरे कैसे कैसे दिन निकलते हैं पता नहीं चलता, हर साल यही बात होती है। 2023 भी हो चुका है, उन वो स्टूडेंट भी थोड़ा समझ सकते हैं जिन्होंने ये सोचा होगा कि 2023 24 अच्छे से करेंगे 2023 के बाद, और ऐसे ही टाइम निकल गया। तो आपको ये समझना है कि टाइम तो निकल ही जाता है, वो नहीं रुकता है। आपको अभी से बहुत अच्छे से टारगेट करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को टारगेट करना है। माइंड में रखिए कि कैसे इसमें 8 सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कंप्लीट होंगे। जो भी बीच में एग्जामिनेशन आते हैं उनको प्रिपेयर करिए, क्योंकि अगर आप क्वांट सीजीए इंग्लिश किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको नाबार्ड में भी हेल्प करेगा ना। सो ऐसे छोटे छोटे टारगेट लेके आपको पता भी चलता है। तो ये आपको अच्छे से करना है। नवंबर दिसंबर का टाइम है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रिपेयर करेंगे कैसे, तो उसके लिए हमने आपके लिए बनाया है स्टडी प्लान, जिसको आप देख सकते हैं ना। वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बार जस्ट शो कर देता हूँ कि आपको कैसे उसको फॉलो करना है, सो दैट कि आपको थोड़ा सा क्लियर रहे। ओके, सो आप ये देख सकते हैं नाबार्ड ग्रेड 8 2025, दिस इज अ कंप्लीट गाइड। ये कंप्लीट प्रिपरेशन गाइड है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसमें सारी ही चीजें हमने मेंशन की हैं। आप यहाँ पे कंटेंट में भी देख सकते हैं, जॉब प्रोफाइल से लेके करियर प्रोग्रेशन से लेके सैलरी एंड पर्क्स, ये सारी चीजें इसमें मेंशन की हुई हैं। वैकेंसी का क्या ट्रेंड है, सारी चीजें आपको इसी में मिल जाएंगी। तो आपको ऐसा भी नहीं कि रोज रोज कोई वीडियो देखनी है, हाँ सारी चीजें आपको यहीं पे मिल जाएंगी। तो आप इसको डाउनलोड करके रख सकते हैं, सो दैट कि आप कभी भी नाबार्ड के लिए प्रिपेयर करें या फिर कुछ भी आपको डाउट आता है तो आप इसको देख सकें। करियर प्रोग्रेशन, सैलरी क्या है, पे स्केल क्या है, और उसके साथ साथ वैकेंसीज का ट्रेंड क्या है। 2024 में 102 थी, ओवरऑल कितने स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं, ये सारी चीजें। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने यहाँ पे कट ऑफ वगैरह तो दी ही है। उसके बाद ये सिलेबस है कि लगभग आपको क्या पढ़ना है सारे सब्जेक्ट्स में, क्वांट्स में, रीजनिंग में, जीए में क्या पढ़ना है, और सिमिलरली ईआरडी में, ईएसआई में, कंप्यूटर अवेयरनेस में, इन सभी में क्या पढ़ना है ये यहाँ पे दिया हुआ है। और इसके साथ साथ इसी के नीचे आप देखेंगे तो हमारा जो लाइव क्लास का प्लान है वो भी इसमें दिया हुआ है। और जो हमारी लाइव क्लासेस होती है रेगुलरली, डाउट सेशंस हम कहते हैं उनको बेसिकली, कि आप पढ़ के आइए। और वो हम 28 ऑफ अक्टूबर से हम शुरू करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे एआरडी एंड ईएसआई की 4 बजे क्लास होती है डेली। क्वांट सीजन इंग्लिश की होती है, तो आपके बाकी एग्जाम भी साथ में प्रिपेयर हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नाबार्ड एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको आप अगर टारगेट करेंगे तो आपके सारे एग्जामिनेशन पास प्रिपेयर हो जाते हैं। तो आपको इसको डे वाइज की करते हुए चलना है। सिमिलरली आप देखेंगे ये तो लाइव क्लास का प्लान है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमने डे वाइज स्टडी प्लान आपको दिया हुआ है। ओके, डे वाइज स्टडी प्लान में अगर आप देखेंगे डे 1 में आपको क्या करना है, डे 2 में क्या करना है, क्वांट्स रीजनिंग कैसे ऑल्टरनेट इसको लेके चलना है, ये पूरा का पूरा दिया है। ये काफी डिटेल्ड गाइडलाइन है, और लगभग लगभग 30 पेजेस की ये है। तो इसमें आपको ये आइडिया बेसिकली लग जाएगा कि कैसे आपको क्या क्या चीजें टारगेट करनी है। ओके, सो ये आपको हेल्प करेगी अपने डेज को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये 6 मंथ का प्लान है, तो बेसिकली 6 मंथ में आपको कैसे प्रिपेयर करना है ये आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। सो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आता है आप कभी भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी से आप टारगेट करेंगे तब जाके कहीं आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी एग्जामिनेशन को जब हम टारगेट करते हैं तो उसके साथ साथ और एग्जामिनेशंस भी कवर हो जाते हैं। तो वैसा एक एग्जामिनेशन नाबार्ड का है। ओके, ऐसा एग्जामिनेशन आपको बहुत कम मिलेंगे। सो नाबार्ड इनमें से एक ऐसा एग्जामिनेशन है, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अपने आप को ये रोज भरोसा दिलाइए ना। वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड टेल योरसेल्फ दैट यू कैन डू दिस। सो डेफिनेटली ये क्लियर होगा। सो किसी भी डाउट एंड क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके साथ साथ हमारे रोज हम रेगुलरली सेमिनार और वेबिनार करते रहते हैं, आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या सही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो हमारी क्लासेस है, लाइव क्लासेस, जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट है लाइव क्लासेस में वो अपने डाउट क्वेरी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रेगुलरली प्रिपेयर करते समय आपको इंटरेक्टिव रहना है, सो दैट की मोटिवेशन भी बना रहे और प्रिपरेशन भी अच्छी हो। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।